कल एग्जिट पोल से पहले बाजार में उतार चढ़ाव, ऊपरी स्तरों से फिसला सेंसेक्स हाई से 350 पॉइंट तो निफ्टी 22,500 के हालांकि अभी भी ऊपर। मिड कैप शेयर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली। बाजार में आईटी शेयर्स बना रहे हैं सबसे ज्यादा दबाव, सरकारी बैंकों में भी कमजोरी, हालांकि मेटल, ऑटो और एनर्जी शेयर्स दे रहे हैं सपोर्ट। अदानी ग्रुप शेयर्स में आज खरीदारी, अदानी एंटरप्राइजेस करीब 4% ऊपर, ग्रुप के दूसरे शेयर्स में भी 2 से 3% की मजबूती। MSCI ग्लोबल इंडेक्स में आज एंट्री से पहले पीबी फिनटेक में 4% का उछाल, इंडेक्स में शामिल होने के बाद 1500 करोड़ का इनफ्लो संभव। दुनिया भर में RIL सबसे ज्यादा दमदार टाइम की 100 सबसे मजबूत प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में दिखाया जलवा। टाइम ने RIL को बताया भारत की ताकत, डिजिटल क्षेत्र में जियो और मुकेश अंबानी के नेतृत्व की सराहना की। सर्वेंद्र आज के मेहमान हैं और आज हम लोग सोशल मीडिया से ही क्वेश्चन लेते हैं, तो आप लोग फटाफट सोशल मीडिया पे अपने ढेर सारे सवाल भेजिए और जो भी मन में आपके हो वो लिखिए, भेजिए। कोशिश करिए कि अपनी लोकेशन का नाम ज़रूर लिखिए, किस शहर से आप हैं, तो हमें आइडिया लगता है कि आप कहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कहाँ हमें और आपको एक्सेस करना है, तो हम आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें ले सकें और जवाब देंगे सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए पहले इंडेक्स पर आपका क्या व्यू बन रहा है? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, बहुत बहुत दर्शकों को भी नमस्कार। यहाँ देखिए, थॉट यही था इस वीक का कि ब्रेकआउट शायद हो या ना हो, तो ब्रेकआउट इस बार नहीं हुआ है। कोशिश यही थी, हमने भी सोचा इतने दिन से लग रहा है कि बाजार गिरेगा, नहीं गिर रहा है तो शायद ब्रेकआउट हो जाए, बट 23,000 का ब्रेकआउट हुआ नहीं निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी 49,500 के ऊपर बहुत ज्यादा टिक नहीं पाया है, तो ये मेरे फिल्टर्स थे इस वीक के कि ये वीक क्रूशियल है ब्रेकआउट के लिए। तो अब इस वीक के एंड तक आते आते तो ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट नहीं हो पाया, और इंग्लिश की कहावत जब मैं बोलता हूँ कि देयर आर टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप, तो वो हुआ नहीं, कहीं वो फ्रक्टिफाई नहीं हो पाया है। तो अब थॉट वही रहेगा कि भाई आप फिर ये बड़ी रेंज में फंसे हुए हैं, नीचे में आप 21,900 और ऊपर में आपने तकरीबन 23,000 की रेंज बना ली है। तो आई थिंक ये ब्रॉड रेंज रहेगी और अब इवेंट भी आ गया है, तो आई थिंक लगता है अब इवेंट के बाद ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो है अब लगता है इवेंट के बाद ही देखने को मिलेगा। सर्वेंद्र जी, क्या जैसे बहुत बड़ा इवेंट जब कोई होता है, जैसे ये वाला चुनाव का इवेंट है या कभी बजट होता है या कोई और चीज़ हो सकती है, जो बहुत बड़े इवेंट होते हैं, वो डेटा में किसी तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं कि किस तरीके से मार्केट उस इवेंट के बाद बिहेव करने वाला है? देखिए, जिन इवेंट्स का थोड़ा बहुत भी समीकरण नोन हो, वहां तो आप जो है क्या कह सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत इनसाइडर्स को एक भनक लग जाती है, बट यहाँ तो आई थिंक इतना बड़ा देश, इतने ज्यादा लोग, इतनी भिन्न भिन्न राय, तो आई थिंक यहाँ तो राय आई थिंक लोग करते हैं, सेफोलॉजिस्ट लोग जाते हैं और बोलते हैं कि ये होगा वो होगा, बट हमेशा मार्क से थोड़ा बहुत इधर उधर होने का पूरा गुंजाइश रहता है। तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास इनसाइड इंफॉर्मेशन रहेगी। जब आप कंपनी स्पेसिफिक होते हैं या कोई इकोनॉमिक डेटा होता है तो हम सोच सकते हैं कि भाई किसी इंसाइडर को कुछ आभास होगा, बट यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसाइडर किसी को आभास होगा। तो इस इवेंट को इसीलिए मैंने जैसे बोला स्टार्ट से इस महीने के कि भाई थोड़ा चिल पिल ले लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए ट्रेडिंग के लिए। तो इस इवेंट के बाद वापस 52 हफ्ते आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर 3-4 हफ्ते अगर आप साइड में रह लिए और ब्रेक ले लिया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी उसमें चिंता होनी चाहिए थी। तो वही एक राइट तरीका है कि थोड़ा रिलैक्स रहिए, थोड़े पोजीशंस कम, थोड़ा ड्राई पाउडर, और वेट कर लीजिए। एक बार निष्कर्ष आ जाए, 1-2 दिन डिस्काउंट कर ले बाजार उसको, उसके बाद ही आएंगे बाजार में नए कॉल के साथ। मतलब पुराना जो है वो तो ठीक है, नए कॉल उसके बाद ही लेंगे। ओके, तो मतलब मार्केट कंफ्यूज है बेसिकली। लग तो ऐसे ही रहा है, मतलब अगर आप रेंज का ब्रेकआउट नहीं कर पाए 6 महीने से, आप 6 महीने से एक 700-800 पॉइंट की रेंज में अगर आप फंसे हैं, तो ये एकदम क्लियर दर्शाता है कि मार्केट के पास इंटरनली कोई डायरेक्शन नहीं है। मतलब इस इवेंट का किसी को आभास नहीं है कि फाइनली निकल के क्या आने वाला है। इंटरेस्टिंग। चलिए थोड़ा सवाल जवाब लेना शुरू करते हैं। समीर पांडे का पहला सवाल लेते हैं। इंडसइंड बैंक पे 100 शेयर है इनके पास, 1400 के भाव पे 2 साल का होल्डिंग पीरियड है। इवेंट को एग्नोस्टिक करते बताइए क्या करना चाहिए इंडसइंड बैंक में? देखिए, है तो अपने 200 दिन के एवरेजेस के आसपास, बट यहाँ पे जब आप इंडसइंड बैंक को देखते हैं, एक बड़ा नाम है, और बैंक निफ्टी को फिर उसके पीछे पीछे एक बार देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि देखिए बैंक निफ्टी बहुत ऑलमोस्ट, अब मुझे निफ्टी के साथ इसका जो अंडर परफॉर्मेंस है वो तकरीबन अब तीसरे साल में जा रहा है। तो कोई ये बहुत अच्छी बात नहीं है, मतलब दोनों इंडाइसेस साथ में नहीं चल पा रहे हैं और बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है और ये तीसरा साल है। तो ऐसे पास्ट में 4-5 इंस्टेंस हुए, मुझे ऐसा तो नहीं दिख रहा कि किसी भी इंस्टेंस में ब्रेकआउट हो पाया हो। तो हम तो पास डेटा के साथ जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में अगर तकलीफ है तो आई थिंक प्राइवेट नेम्स में तकलीफ रहेगी। साल भर का ये मुझे पूछ रहे हैं, तो अगर इनके पास फिल्टर वही है 15 से 20% अगर ड्रॉडाउन 6
सहने की क्षमता है अपने प्राइस से तो ट्रेड में बने रहें, अन्यथा एक बार बेचें, दोबारा शायद नीचे लेने के लिए मिले। राइट। रजत कुमार नायक ने एक बड़ा दिलचस्प सवाल लिखा है। इन्होंने लिखा है कि जी। मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनेमिक्स, बीएल बाई करने का करेक्ट टाइम है क्या? ये पहला सर। दूसरा पार्ट ये है, या फिर 5 जून के बाद इसमें बाई करना चाहिए? और अगर 5 जून से पहले स्टॉक ने नया हाई मार दिया, फिर एंट्री करना चाहिए या नहीं? देखिए, समय तो मैंने अभी बता दिया कि मेरे हिसाब से तो मैं नया कुछ भी नहीं करने को किसी को बोल रहा हूं, तो वेट कर लें। और जहां इन्होंने नए हाईज की बात की, देखिए मैथमेटिक्स के ऊपर चलता है ये पूरा, हम जो करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अगर हर नया हाई लेने का कारण हो जाए तो स्टॉक तो इंफिनिटी तक चला जाएगा, कभी नीचे आएगा ही नहीं। और हर नया लो अगर बेचने का कारण हो जाए तो स्टॉक जीरो पे चला जाएगा, और हमें मालूम है कि ये दोनों चीजें अमूमन होती नहीं है। तो ये स्ट्रेटजी इनकी गलत है कि भाई नया हाई आएगा तो ले लेंगे। सारे के सारे बहुत चले हुए स्टॉक हैं, बहुत ओवरबॉट हैं लार्जर टाइम स्केल्स में, और बहुत ज्यादा चले हैं, 4x 5x 6x ऐसा सब चले हुए स्टॉक्स हैं। तो यहाँ से और 2-2.5 साल में इनके और 5-6x पैसे बनेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इन नामों में, नॉट दैट कि बिल्कुल जीरो प्रोबेबिलिटी है, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और बहुत कम प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड में लेता नहीं। ओके। अच्छा, सुखविंदर का एक सवाल लेते हैं। इसमें एक तो उनका एड्रेस हो गया है, बीडीएल वाला, जी। और दूसरा सवाल सुखविंदर का नहीं, हरकेश का लेते हैं पहले। पीएफसी पे है, इनके पोर्टफोलियो में है पीएफसी, एग्जिट कर जाए क्या? नहीं, देखिए बहुत लंबी अवधि का ब्रेकआउट है यहाँ पे 16-18 सालों का ब्रेकआउट है। तो यहाँ तो मैं इनको यही बोलूंगा कि भाई अगर कब इनके काफी नीचे के भाव है, मैं इनके भाव नहीं सुन पाया, अगर इनके पास नीचे के भाव का है तो आई थिंक बने रहे। अगर आसपास लिया है तो फिर तब अलग बात है। अगर अभी हाल फिलहाल में लिया है तो अलग बात है। अगर 12-18 महीने से लेके बैठे हैं और 150-200 रुपए के लेवल के आसपास का शेयर है तो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए, अन्यथा आई थिंक थोड़ा उछालों में फिर प्रॉफिट बुक करेंगे तो भी कोई बुरी बात नहीं होगी। आई थिंक थोड़ा पैसा ले लेने में भी कोई हर्जा नहीं। ओके। अभी सुखविंदर भी सरकारी कंपनी आईआरएफसी के शेयर लेके बैठे हैं, 5 साल होल्ड कर सकते हैं, करें या प्रॉफिट बुक करें? आईआरएफसी तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 बैगर हो चुका है, और मतलब इस समय भी 8-9 बैगर तो दिख ही रहा है, 20 रुपए से तकरीबन चला हुआ है। तो देखिए मैंने वही बोला कि वापस 2 साल में इनके और बाजार को आउट परफॉर्म कर ले जाए, बाजार के साथ रिटर्न दे देगा, मे बी वो दे देगा, बट बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आएगी ऐसा मेरा मानना नहीं है। काफी चले हुए स्टॉक्स हैं ये, थोड़ा मुनाफा बांधना हमेशा अच्छा रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि पीएसयू स्टॉक्स तो अब अपने नॉर्मल लेवल पे आए हैं, पहले इतना गिर गए थे कि वो 10 गुना बढ़ के तो अब सामान्य हुए हैं, तो इसलिए उनको इतना दुराव से नहीं, क्यों देखने का? नहीं, ये पर्टिकुलर नाम के लिए मैंने बोला है। बाकी जैसे नाम है भेल है, ये सब नाम है, ये काफी अच्छे चले, काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद चले हैं, तो इनमें करेक्शंस भी आएंगे। बट मैंने क्या बोला, आउट परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। जो ऑलरेडी 5-6 बैगर हो चुकी हैं जो चीजें, वो आपको बहुत ज्यादा इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ओके। दिलीप गुप्ता ने बीएससी ले रखे हैं 1650 पर, क्या करें? भोपाल से सवाल भेजा इन्होंने। देखिए ये तो बाजार के सेंटीमेंट के साथ चलेगा या गिरेगा। तो अभी तक सेंटीमेंट बाजार का बहुत पॉजिटिव है और सब अच्छा है, और बाजार अभी तक लास्ट हफ्ते तक 52 वीक न्यू हाई मार रहा था। तो स्टॉक भी अपने 52 वीक हाई के आसपास ही है, थोड़ा करेक्शन आ चुका है। तो मुझे लग रहा है जो एक वो बेरिश गैप डाउन हुआ था इसका एक वो न्यूज के बाद, आई थिंक वहां मुझे लगता है कि उन एरियाज के आसपास वहां इसमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग अब आती रहेगी। आई थिंक 2700-2800 के आसपास, इसमें 2800 के आसपास एक गैप एरिया है उसके ऊपर। तो आई थिंक बहुत ज्यादा उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि 3-6 महीने में निकल पाएगा। और नेक्स्ट 12 महीने में भी मुझे लगता है कि एक बार कहीं 2100-2200 के लेवल्स इसके आएंगे। तो आई थिंक अगर उतना उतना डाउन साइड ये बेयर कर सकते हैं तो खड़े रहे, अन्यथा एक बार उछालों में बेचे, नीचे लेने के लिए मिलेगा। ओके। गौरव जावा, इन्होंने पेज इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद रखे हैं 36,512 पे। दिल्ली सवाल भेजा है, क्या पेज इंडस्ट्रीज सही ठीक है इनका सौदा? देखिए 2021 में हाई 21-22 का इसका हाई है, और उसके बाद ये नहीं चला, और अच्छा एक साइडवेज स्टॉक अच्छा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। तो थॉट मैं भी यही मान के चलूंगा कि शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड हो गया है। तो इफ नॉट अ न्यू रैली, एक अच्छा उछाल यहाँ इनको मिल सकता है। तो जब तक अब यहाँ पे 33,000 के लेवल्स मेरे ख्याल से जब तक बने हुए हैं, मुझे लग तो रहा है कि एक बार उछाल में एटलीस्ट 40-42 हजार रुपए आएगा। तो अगर वो ट्रेड ये उस माइंडसेट से बने रहना चाहते हैं तो बने रहे। 33,000 के नीचे इनको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और ऊपर में 40-42 हजार के टारगेट्स इनके लिए आ सकते हैं। ओके, 42,000 आ सकता है। और देखिए आज बहुत दूर दूर सवाल लोग भेज रहे हैं। सीकर राजस्थान से भेजा है हमें एक सवाल जयपाल कुमावत ने, और इनके पास हैं आइडिया फोर्ज के 50 शेयर्स,
706 पे लिए, 5 साल का नज़रिया है, बने रहना चाहिए इनको क्या? देखिए बहुत स्ट्रांग मेरी इस वाले स्टॉक पे अभी कोई ओपिनियन नहीं बन पा रही है, तो मुझे माफी चाहूंगा, इसको पास करना पड़ेगा मुझे। कृषि पटेल, और इनके पास वोखाट के शेयर हैं, 278 का भाव, 270 क्वांटिटी, व्हाट टू डू? देखिए वोकार्ड में तो मैं इनको बोलूंगा कि अगर बने रहना चाहें तो मेरे ख्याल से एक बार मुझे लग रहा है कि 500 रुपए का साइकोलॉजिकल आंकड़ा भी है, उसके नीचे थोड़े सपोर्ट भी मुझे दिख रहे हैं, तो आई थिंक 490 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख के अगर बने रहना चाहें तो 3 से 6 महीने बने रहें, और उसके बाद एक बार राय भी ले लें टुवर्ड द ईयर एंड या थर्ड क्वार्टर के एंड पे एक बार दोबारा राय भी ले लें, बट इन द मीन टाइम जब तक 490 नहीं तोड़ रहा है तब तक ट्रेड में बने रहें। ओके, अगला सवाल हम लेते हैं, दिलीप का हम लोग ले चुके हैं, एक सेकंड, गिरीश छाबड़िया का। गिरीश छाबड़िया ने 200 शेयर खरीदे हैं भारतीय एयरटेल के 940 पे, एंड आई वांट टू बाय मोर, और ख़रीदना चाहते हैं, तो क्या लेवल होगा जहां पे और ख़रीदारी करनी चाहिए? देखिए अगर थोड़ा इनको करेक्शन मिल जाए, एक तकरीबन 1200-1250 की तरफ अगर इनको एक करेक्शन मिले, आइडली तो 1200 के आसपास इनको अगर करेक्शन मिले तो फिर अगर चाहें तो थोड़ा ऐड करें, लेकिन जो पुरानी क्वांटिटी है जो पहले के भाव की है उसको कहीं कॉस्ट के आसपास उसका स्टॉप लॉस भी ट्रेल करें। अगर आप बढ़ा रहे हैं क्वांटिटी तो आप थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट भी करते चलिए साथ के साथ, तो आई थिंक ऑलवेज बेहतर रहता है। तो नया जब लेंगे तो पुराने पे कहीं एक डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस भी लेके चलेंगे। ओके, अभिषेक सिंह ने जोमेटो खरीद रखा है, होल्ड करें क्या? देखिए यहाँ डेटा उतना ज्यादा तो नहीं है कि इनको मैं बहुत लॉन्ग टर्म बोल पाऊंगा, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म में हमें भी एक समय में अच्छा लगा था 60-70 रुपए, अभी वो तो काफी चल चुका है। तो होल्ड करना चाहें करें, मेरे हिसाब से 150 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस लेकिन जरूर बनाएं, क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है, इसमें उतार चढ़ाव जब भी होंगे तो काफी फास्ट हो सकते हैं, तो चाहें तो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें अगर इनके पास नीचे के भाव का है तो। इसमें तो है ना 3-4 साल का डेटा, 3 साल का तो है ही कम से कम जोमेटो में। मतलब जो अब जो देखिए 21 से जो चला तो 22 तक तो गिर ही रहा था, तो अब जो ट्रेंड एक पहली बनी है और वो एक बढ़िया ट्रेंड बनी है, बट उसका रिट्रेसमेंट तो आएगा। ऐसा लग रहा है कि ये पहला महीना, मतलब आई थिंक 17 या 17वां इसका महीना है, 16वां या 17वां महीना, जहां आज ये रेड बार आ जाएगा। आज मंथली क्लोज है और ये रेड बार दे रहा है, तो इसकी स्विंग मैच्योर हो जाएगी, जो तकरीबन चालू हुई थी 50 रुपए के आसपास। 50 रुपए से अब देखिए ऊपर में कहां तक गया, तकरीबन 207 200 मान लीजिए, तो 3 गुना तो हुआ ही है। तो वो स्विंग इसकी अब मैच्योर हो रही है, तो उसका एक रिट्रेसमेंट होगा। जब तक 207 नहीं निकलता, नई तेजी मेरे हिसाब से इसमें नहीं बनेगी। 3 से 6 महीने का एक करेक्शन आप मान के चलिए, 17-18 महीने के बाद रेड बार आ रहा है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये स्टॉक अब एक करेक्शन मोड में जा सकता है, अन्य जब तक 207 के ऊपर नहीं जाता। ओके, अच्छा, तरुण ने पिछले महीने, मतलब अभी जो एक्सपायरी खत्म हुई है उसमें पीएनबी इन्होंने लिया था फ्यूचर, उसको इन्होंने रोल ओवर कर लिया है, क्या करें? कोई स्टॉप लॉस वगैरह कुछ बताइए। एक 143 पे इन्होंने शायद लेके रोल ओवर किया है। देखिए यहाँ पे भी थॉट वैसे ही आ रहा है कि ये अब आप देखेंगे कि कितनी सिमिलैरिटी होती है चार्ट्स में, बाजार के साथ सब चलते हैं, सब 17-18 महीने के स्विंग्स कंप्लीट हो रहे हैं। इसमें मे भी 1-2 बीच में भी रेड बार्स आए हैं, बट ऐसा लग रहा है कि एक स्विंग पूरी इसकी हमारे एलियट वेव्स के हिसाब से एक स्विंग इसकी कंप्लीट हो रही है, इसकी भी, और ये मंथली क्लोज इसका भी इस साल आज नेगेटिव आएगा। तो आज का दिन बहुत बहुत क्रूशियल है मेरे हिसाब से। काफी सारे स्टॉक्स के सेटअप्स आज बनेंगे या बिगड़ेंगे, तो उनमें से ये है पीएनबी। बैंक निफ्टी के साथ जैसे मैंने बोला आपको देखना ही पड़ेगा, बैंक निफ्टी में नरमी है, ये पीछे से ऑलरेडी 12-17 महीने से बहुत अच्छा चला है, और चला कहां से है, तकरीबन 40 रुपए से चला है, तो आई थिंक अच्छे रिटर्न्स आए हुए हैं। यहाँ पे भी एक करेक्शन का फेज 3 से 6 महीने का मुझे लगता है। जब तक अब इसके ये मंथली डबल टॉप के हाईज नहीं निकलेंगे तकरीबन 142-40 के आसपास, तब तक मुझे नहीं लगता कि नई तेजी आएगी। तो बेचेंगे तो नीचे लेने मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर वो ट्रेडिंग ये करना चाहे तो करें, अन्यथा अगर 15-20% जैसे मैंने बोला अगर ड्रॉडाउन लेने को तैयार है तो 12 महीने की अवधि प्लस अगर इनके पास है तो बने रहे। ओके, 12 महीने की अवधि है तो बने रहिए। OSNS कंसल्टिंग सर्विसेज ने एक सवाल पूछा है, न्यूजन, जो न्यूजन सॉफ्टवेयर है उसके शेयर लिए उन्होंने 972 पर, अभी तो काफ़ी नीचे है, क्या करना चाहिए? बेच दें क्या, निकल जाएं? देखिए यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मेरा रेगुलर थॉट नहीं रहता है, तो मेरे पास अभी यहाँ पे इनको मैं खाली लेवल दे देता हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन यहाँ नहीं है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 700 के आसपास अच्छे सपोर्ट बने हुए हैं लास्ट 1-2 क्वार्टर से, तो जब तक आई थिंक 700 के ऊपर बना है सेटअप यहाँ पॉजिटिव रहेंगे, बट 700 के नीचे मुझे लगता है कि थोड़ी वीकनेस यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगी, तो थोड़ा उन लेवल्स पे ध्यान रखें।
काफी चला है स्टॉक, मान के चलिए 200 वाला 800 हुआ है तो 1000 हुआ है इनफैक्ट, तो 5 गुना हुआ है पीछे से, तो ये भी एक करेक्शन फेज में रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसका भी मंथली क्लोज नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। विशाल जानना चाहते हैं कि क्या जीएमआर एयरपोर्ट का शेयर 2-3 साल के लिए होल्ड किया जा सकता है? देखिए, जीएमआर एयरपोर्ट का अगर चाहें तो बिल्कुल आई थिंक स्टॉक अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट थॉट वही यहाँ पे भी है कि भाई देखिए, आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ लेके चलना चाहिए। मुझे लगता है 70-72 के आसपास अगर आप स्टॉप लॉस लेके चलते हैं और बने रहना चाहते हैं 12 महीने के लिए, तो बने रहें। ओके, अमित शर्मा ने आईओसी में पूछा सवाल, 179 की बाइंग है इनकी, 1 साल के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस। 1 साल, जी देखिए 1 साल की अवधि से पूछ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आईओसी में अगर आप लेके चलें तो मुझे लगता है कि वापस पीछे के हाईज तो चैलेंज होंगे ही, तो 196 200 वो तो टारगेट्स हैं ही यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से 195 से 200 के टारगेट्स रहेंगे, अगर आप 12 महीने के लिए मुझे मेरे को पूछ रहे हैं। और इस केस में आप 140 के नीचे एक स्टॉप लॉस भी बना के रखेंगे ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 के आसपास रहे। ओके, अच्छा, जैक्सन पॉल फार्मा आप ट्रैक करते हैं क्या? नहीं, मैं माफी चाहूंगा, पास करना पड़ेगा मुझे। हिम्मत सिंह का सीट करते हैं क्या? ये एक समय में बड़ा डार्लिंग हुआ करता था ये, है अच्छा स्टॉक है, इसके तो सेटअप्स मैं देखता हूँ। जी बताएं, तो हिम्मत सिंघा में क्या सवाल है इनका? इनका सवाल है कि 150 पे ले रखा है 1300 शेयर, क्या करें? अच्छा, देखिए, एक जमाने में पीएफसी आरईसी इस तरह के सेटअप्स बना रहे थे और उनके क्या शानदार ब्रेकआउट हुए हैं। तो ये आई थिंक एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस में है, एक 5-7 साल के एक कंसोलिडेशन जोन में है, जहां पे एक ये रेंज बना रहा है बढ़िया, एक जिसको हम एक ट्रायंगल बोलते हैं। तो आई थिंक वो बन रही है, तो अगर इनके पास पेशेंस है तो इनके पैसे ब्रेकआउट में बहुत अच्छे बन सकते हैं। बट फिलहाल इनके लिए बैड न्यूज ये है कि शॉर्ट टर्म में आई थिंक अपने 200 दिन के एवरेज के ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो लार्जर ट्रेंड इसका जब तक मुझे नहीं लगता 140-45 को रीगेन कर लेगा विद वॉल्यूम प्राइस, तब तक आई थिंक 110 से 140 की रेंज रहेगी, ऐसा अभी फिलहाल मेरा मानना है। ओके। सोमनाथ, क्या सवाल निकल गया भाई सोमनाथ का? हाँ, सोमनाथ का सवाल ये है कि जुपिटर वैगन, अब आजकल पहले उसका कुछ और नाम था, वो 20 शेयर होल्ड कर रखे ना 349 के प्राइस पे, क्या इस करंट लेवल पे और ऐड करना चाहिए उनको? देखिए करंट लेवल पे तो अभी ऐड नहीं करना चाहिए, अभी तो ताज़ा ब्रेकआउट है। थोड़ा स्टॉक यहाँ पे मुझे भी थोड़ा ओवरबॉट लग रहा है, माफ कीजिएगा। तो आई थिंक थोड़ा वेट कर लें, जो ऑलरेडी है क्वांटिटी उसमें ही बने रहें और फिर नए सेटअप्स का थोड़ा इंतजार करें। ऑनगोइंग अप ट्रेंड में नया एवरेज तो मेरे राय से, जैसे मैंने बोला, अभी ना करें। और जो पुरानी पोजीशन है उस पर भी मेरे हिसाब से कहीं 500 रुपए के नीचे डेफिनेटली एक फिल्टर लगा के रखें, स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर 500 के नीचे जाता है तो थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करें, क्योंकि स्टॉक बहुत चला है, बहुत मतलब बहुत 8 रुपए से चला हुआ स्टॉक है ये। तो बाकी इनके ऊपर छोड़ता हूँ, बहुत चला हुआ स्टॉक है ये। खैर, ये बात तो सही, बहुत चला हुआ है। अच्छा, इसमें अंजलि के सवाल है, टाटा मोटर्स पे भी है, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, बहुत सारे सवाल एक साथ भेज दिए इन्होंने। टाटा मोटर्स अभी अटक गया ऐसा लगता है ना, वो एक बार वहाँ पहुँच के बाद फंस गया है, वो उसी रेंज में घूम रहा बहुत दिनों से। हालांकि इनकी कॉस्ट काफ़ी नीचे 650 है, तो क्या ये और एवरेज करे क्या? नहीं, यहाँ पे तो जैसे मैंने बोला, नया अभी कुछ ना करें। इसके लिए भी, इनके लिए भी यही राय रहेगी। और देखिए, जब इतना बड़ा हाथी है और भागा है, एक मैराथन 60-65 रुपए से भागा है और 1000 रुपए तक गया है, तो थोड़ा तो सुस्ताएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आई थिंक सब जगह अगर 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 ज्यादा मंदी नहीं है तो भी आई थिंक हर जगह एक जेन्युइन हेल्दी टेक्निकल करेक्शन आना जरूरी है, बाजार की ओवरऑल सेटअप्स को भी अच्छा बने रहने के लिए। तो आई थिंक वही कर रहा है। आई थिंक 3-6 महीने मुझे लगता है कि जब तक 1050 के ऊपर जाता नहीं है टाटा मोटर्स, 3-6 महीने एक ब्रॉड रेंज बनेगी, 850 से लेके तकरीबन यही 1000 रुपए के बीच में आई थिंक एक रेंज बननी चाहिए। अगर 200 दिन का एवरेज नहीं तोड़ रहा है तो ये इसकी रेंज रहनी चाहिए। 3-6 महीने इस रेंज में समय बिताएगा, फिर नया इनर्शिया, नया दमखम से फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। ओके, अडानी एंटरप्राइजेज में कोई राय बन रही है क्या? 4% ऊपर है आज। देखिए, अब इसको सेटल, इसमें न्यूज तो आते रहते हैं इस स्पेस में, और आई थिंक सेटल हो जाने देते हैं। एक स्टॉक तो आ गया इंडेक्स में, बट यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा रुकना चाहिए। इसको बाद में ही देखेंगे 10 दिन के बाद। ओके, 10 दिन बाद देखेंगे इसको। और महिंद्रा में रुके क्या? 2600 भाव हो गया इसका। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा तो आई थिंक अच्छे सेटअप्स में चल रहा है। तो आप वहां तो मेरे हिसाब से जब स्टॉक चल रहा है तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप यहाँ पे जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलिए।
नया तो जैसे मैंने बोला कुछ मैं अभी बोल ही नहीं रहा हूँ किसी को करने के लिए, बट पुराने में भी आप अलर्ट रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आई थिंक 2300 2350 के आसपास अच्छे सपोर्ट रहे थे, वहां 2300 के आसपास एक ब्रेकआउट हुआ था। तो आई थिंक उन एरियाज पे नजर होनी चाहिए कि उन एरियाज के नीचे गया तो फिर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सेटअप में थोड़ी घबराहट रहेगी, थोड़ा वीकनेस आ जाएगी। तो 2300 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उस रेंज में सबका होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो आप ये कह रहे हो बेसिकली कि 4 जून तक जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान लगाएं, मार्केट से थोड़ा साइड बनाएं इन्वेस्टर, ऐसा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही होना चाहिए। इतनी गर्मी में क्या करेंगे? अब गर्मी में देखिए स्विमिंग करिए, जाके कहीं एसी रू ए, 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 हमारे यहाँ तो एसी कोर्ट्स हैं, तो जाके थोड़ा स्क्वॉश खेलिए, बैडमिंटन खेलिए। बाकी जिसको नहीं है वो स्विमिंग करे, आई थिंक जहाँ पे सुविधाएं नहीं है। ओके, तो मतलब इन्वेस्टर को जो है थोड़ा इस समय अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन मान लीजिए हमारे ट्रेडर दोस्त हैं, उनको कुछ ना कुछ तो करना ही है, तब क्या करें? अब देखिए यही तो प्रॉब्लम है, ये कोई आपके कनपट्टी पे बंदूक लगा के थोड़ी ना किसी ने रखी है कि 365 दिन ट्रेडिंग जरूरी है। ब्रेक लीजिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, घर में बैठिए, योगा करिए, थोड़ा टीवी भी देखिए, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर सारे लोग यही सोच लेंगे तो मार्केट में इतनी उठापटक कैसे हो रही है? कुछ तो लगे हुए हैं ना लोग। नहीं, लगे वो हैं जिनकी बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं, उनको तो रोज कुछ ना कुछ करना है, जिनकी पोजीशंस है वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब ये देखिए लत लग गई है लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग की, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग की दिहाड़ी 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपया। आज एक पेंटर भी 700 रुपए लेके जाता है, तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जिसकी दिहाड़ी 500 रुपए है और पेंटर भी 700 रुपए लेके जाता है? लोग समझते ही नहीं है। मैंने मैथमेटिकली प्रूव किया हुआ है कि 500 रुपए से ज्यादा आप इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं कमा सकते। अगर सब लोग कमाना चाहें, अगर 1 करोड़ लोग इसको रोजगार बनाना चाहें, तो 500 रुपए से ज्यादा आप दिन का कमा ही नहीं सकते। सारे लोग थोड़ी तो कमाएंगे जी, आप एवरेज आउट करके बता रहे हो, सारे लोग थोड़ी कमाएंगे, कुछ कमाएंगे कुछ गवाएंगे। नहीं, लेकिन अगर आप इसको रोजगार बनाना चाहते हो, अगर ये देश का रोजगार बन गया है, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग देश का रोजगार बन गया है, तो कम से कम 120 करोड़ की जनता में कम से कम 50 लाख 1 करोड़ लोग तो कमाएं। अगर उतने लोग यहाँ कमाने की कोशिश करेंगे, तो 500 रुपए से तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। 500 रुपए 500 रुपए तो बहुत ज्यादा बोला है मैंने, क्योंकि नेशनल टेलीविजन पे हूँ, उतना भी आप नहीं कमा सकते। बट 500 रुपए से ज्यादा दिहाड़ी नहीं है, और पेंटर आज की डेट में 700 रुपए लेता है। तो आप पूरे दिन ब्लड प्रेशर लेके पूरा दिन हाई हाई करके ऐसे धंधे में क्यों जाएंगे जहां नेट गेन खाली 500 रुपए का है? लोग समझते ही नहीं है। मैं क्या करूं? इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसे नहीं बन सकते। सेबी भी यही कहता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो ना तो रिस्क लेते हो। वो दिखा दो ये डिस्क्लेमर वाली पेड अगर हो तो, कि जी बिल्कुल दिखाइए, खास तौर पे इस तरह के जब इवेंट आपके एकदम सामने खड़े हों, तब आपको बचना चाहिए एकदम, कि बहुत ज़्यादा आप एकदम कूद कूद के ट्रेडिंग करें। मैं तो रोज़ आपको पिछले 7-8 दिन से कह रहा हूँ कि 3:30 बजे के बाद कोई पोजीशन कैरी नहीं करनी है, ओवरनाइट तो कैरी ही नहीं करनी है आपको। और रोज़ सुबह आओ, देखो कुछ माहौल बने तो करो। ये देखिए सेबी के मुताबिक 85 से 90% एफएनओ ट्रेडर पैसा गंवाते हैं, और इस तरह के इवेंट में अंदाज़ा नहीं लगता कि क्या हो सकता है। अचानक से कुछ भी किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गया तो पता लगा हो गया स्टॉक खेल। अब 15 मिनट बाद पता चला आपको, तब तक तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें सावधानी रखें। और इन्वेस्टर हैं तो भी इंतजार करें। अगर इन्वेस्टर है और इन्वेस्टेड है तब क्या करें? बना रहे ना। जी, मैंने वही बोला, जिनके पास 10-15% ड्रॉडाउन छहने की क्षमता है और लॉन्ग टर्म के लिए खड़े हैं 12-18 महीने प्लस के लिए, तो आई थिंक उनको बने रहना चाहिए। उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब आप सडनली किसी इवेंट के लिए आप अपने पूरी स्ट्रैटेजी का यू टर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक छोटा एक इवेंट है, ये आएगा और जाएगा, 4-5 दिन इसका असर रहेगा, उसके बाद यू हैव टू कम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो अगर इस इवेंट के बाद किसी को लगता है कि भाई मेरी स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है, तो ही कैन डेफिनेटली प्रून, वो कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। बट इवेंट को तो हो जाने दें, और उसके बाद आप यू टर्न लेना है कि गाड़ी में सवार रहना है, ये तो आप उसके बाद डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हैं। और जो लोग लॉन्ग टर्म लेके चले हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको इवेंट से बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, क्योंकि वो हमेशा 15-20% ड्रॉडाउन लेने के लिए मेंटली तैयार रहते हैं। तो आई थिंक उनकी स्ट्रेटेजी में इनबिल्ट है इतना ड्रॉडाउन। ओके, एक सवाल और लेते हैं भाई। कालियागंज कोई जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से एक सवाल भेजा उन्होंने। हाँ, कालियागंज, ये नाम अच्छा है। एम्फेसिस 20 शेयर हैं 3250 पर, क्या करना चाहिए इनको? देखिए आईटी, हाँ जी देखिए आईटी इंडेक्स में तो हम 2021 से अभी तक कभी आईटी इंडेक्स पे हमने ये राय बना ही नहीं पाई कि नया तेजी होगा। और इसके बाद भी जो बना वो डबल टॉप बना था, तो हमें लग ही रहा था कि आईटी की पिटाई होगी, और आईटी अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा ही है। और आई थिंक विद ग्लोबल, अब जिस तरह से ग्लोबल भी पलटा है, आई थिंक हमने इतनी चर्चा की, लेकिन हम ये नहीं बात कर, ग्लोबल भी बड़ा गंदा पलटा है इस महीने में, डाउ भी और S&P भी इस महीने में जो पलटे हैं। तो आई थिंक ग्लोबल के साथ यहाँ पे और थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस रह सकती है। बट क्योंकि डिफेंसिव प्लेज रहते हैं इंडिया में, आईटी एंड एफएमसीजी इज यूजुअली अ डिफेंसिव प्ले एंड फार्मा,
तो शायद गिरते बाजार में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस आ जाए बस, बट उसके बियॉन्ड मुझे अभी नहीं लगता कि यहाँ कोई नई तेजी स्टार्ट होने का कोई सेटअप्स बन रहे हैं, और ये अपने 200 दिन के एवरेज के आसपास ही है। तो आई थिंक फिलहाल अगर बने रहना चाहते हैं, 2200 रुपए का एक लेवल अपने दिमाग में रखें। 2200 के नीचे बहुत ज्यादा टिकने लगता है 2-4 दिन, तो आई थिंक एक बार निकलना चाहिए, क्योंकि फिर ये जाके कहीं सब 2000 जाके 1850 1700 उस रेंज में चला जाएगा। ओके सरवण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत दर्शकों की मदद करने के लिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और बहुत ध्यान रखिए अपना, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, तो बहुत ज़्यादा एडवेंचर मत करिए। और इस ब्रेक के बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1।